जय हिंद दोस्तों। सीटेट की एक और क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की क्लास सीटेट दिसंबर 2024 के लिए होगी और इस क्लास में हम ईबीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे क्वेश्चन आपके सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल भी देर न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें दत्त कार्य के संबंध में सबसे सही विकल्प, सबसे बेहतर विकल्प को चुनना है साथियों। ठीक है, तो हम सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी आंसर हमारा सही होगा हम उसे देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दत्त कार्य क्या होता है। तो इसका सबसे अच्छा जो विकल्प है वो है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। हम उसमें बिजी रहे इन कामों में। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किया जा सकते हैं। यानी कि जो ईबीएस की क्लास है हमारी, उसमें सरल प्रयोग और निदर्शन कैसे किए जा सकते हैं वो ऑप्शन हमें चुनना है। तो साथियों, ऑप्शंस देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, ये तो गलत हो जाएगा। अनुशासन और बच्चों को नियंत्रित करने के लिए सरल प्रयोग और निदर्शन जरूरी नहीं है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, ये बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विषयों पर चर्चा करने के लिए, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनके विश्लेषण करने के लिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो भी ईबीएस की क्लास में सरल प्रयोग कराए जाते हैं और निदर्शन कराए जाते हैं, उनका मतलब होता है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन कौशलों को उनमें पैना करना, यानी कि बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी साथियों हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। दुर्गा है जो गांव में रहती है, लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन यूज करती है वो, और चूल्हे पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो दुर्गा को जो 3 महीने से खांसी आ रही है उसका कारण क्या है साथियों। ऑप्शन है हमारे, उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ये जरूरी नहीं है साथियों कि वो वृद्धावस्था हो या बाहर भी प्रदूषण हो। ठीक है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई हो। तो ईंधन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जरूरी नहीं है कि वो उसके फेफड़ों में या उसके श्वसन नली में जमा हो गई हो, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया हो, ये बिल्कुल सही है। जब ईंधन जलेगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा, उसका काला धुआं, और उसी में होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो काला धुआं जमेगा पहले तो। ठीक है साथियों, अगला ऑप्शन है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सबसे करेक्ट आंसर होगा कि उसकी 3 महीने की खांसी का कारण है जलता हुआ काला धुआं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। यानी कि एक विद्यालय ने राजस्थान में भ्रमण करने के लिए कक्षा 5 के बच्चों की योजना बनाई है। तो भ्रमण के दौरान क्या अपेक्षाएं रहेंगी आपकी बच्चों से। तो सबसे अच्छी जो अपेक्षाएं होंगी वो विकल्प आपको चुनना है। ऑप्शन है हमारे, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तो ये तो नहीं रहेगा साथियों। जब बच्चे चीज़ों को देखेंगे, नई नई वस्तुओं को देखेंगे, तो क्वेश्चन भी उन्हें करना चाहिए। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, तो केवल आनंद के लिए शैक्षिक भ्रमण नहीं होते। ठीक है, अगला है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, अवलोकन करना चाहिए। टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए, टिप्पणियाँ भी दर्ज करनी चाहिए, और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो साथियों, सी ऑप्शन बिल्कुल अच्छा लग रहा है। यही काम बच्चों से अपेक्षित है, ये काम बच्चों को करना चाहिए। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए, और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। अभिभावकों से पूछने की जगह किसी से भी चर्चा कर सकते हैं, ये सही है, लेकिन सबसे अच्छा चुनना है तो ऑप्शन सी ही है साथियों इसका। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीना अपने घर का
कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में दो ढेरियां बना लेती हैं। मान लीजिए ये ढेरी ए है और ये ढेरी बी है, ठीक है, अलग अलग कर लेती है। अब एक ढेरी में क्या है, केले का छिलका है, सब्जियों के छिलके हैं और सूखी पत्तियां हैं। यानी कि ये ऐसी चीज़ें सारी की सारी, अगर आप ध्यान से दें, कि इनको डिकम्पोज किया जा सकता है, ये अपघटित हो सकती हैं, दोबारा से मिट्टी में बदली जा सकती हैं। दूसरे में जैम की बोतल है, सॉस की बोतल है और प्लास्टिक के खिलौने, ये अपघटित नहीं होंगी। अब ऑप्शंस पे देखना है हमें क्या कह रहा है। तो प्रश्न है हमारा, रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। किस आधार पर अलग किया है? ऑप्शन है दुर्गंध है और दुर्गंध रहित, ये तो गलत हो जाएगा। अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, ये सही है, ये सही है। लेकिन आगे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है, ये भी साथियों गलत हो जाएगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, दोपहर के भोजन का अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? यानी कि जब बच्चों का लंच हो जाता है स्कूल में, हाफ टाइम हो जाता है, इंटरवल हो जाता है, तो लंच करने के बाद जब बच्चे बैठते हैं तो दोबारा वो पढ़ने में पर्यावरण रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे बेहतर ऑप्शन को चुनना है। बच्चों से कहेंगे कि वह डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं कहेंगे आराम करने की। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल सही है, हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, इसका मतलब है जो प्रकरण पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो उसे बदल देंगे, ये तो कोई हल नहीं हुआ। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ये भी सही नहीं है। तो साथियों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? बच्चों को ये साथियों देंगे है, कौन सी अनुमति नहीं देंगे जब चिड़ियाघर ले जा रहे हैं बच्चों को? ऑप्शन है हमारे, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, ये तो दे सकते हैं कि इससे बच्चों को नॉलेज मिलेगी कि चिड़ियाघर के जानवर कौन कौन सा खाना खाते हैं। अगर ये बच्चे प्रत्येक जानवर की सूची बनाएंगे तो उन्हें कुछ नॉलेज मिलेगी, ये वाली अनुमति तो दे सकते हैं। हमें बताना है कौन सी अनुमति नहीं देंगे, ठीक है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को भी देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, ये भी अनुमति दी जा सकती है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, इसके लिए भी अनुमति दी जा सकती है। अगला ऑप्शन है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये साथियों गलत है। चिड़ियाघर के जानवरों की देखभाल सरकार करती है, चिड़ियाघर वाले लोग करते हैं, हमें किसी भी तरह का खाना उनके लिए नहीं खिलाना चाहिए, कहीं कोई जानवर बीमार ना हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण की अवधारणा पढ़ानी है तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? अंकुरित बीजों के फोटो दिखाना, ये साथियों सबसे बेहतर तरीका तो नहीं है। केवल फोटो दिखाने से हमारी पूरी कंसेप्ट जो अवधारणा है वो क्लियर नहीं होगी। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, इससे कुछ हद तक सीख सकते हैं लेकिन पूरा अनुभव उन्हें नहीं मिलेगा। बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, इससे सीख सकते हैं लेकिन पूरा नहीं सीखेंगे। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, यानी कि बीज उन्हीं के हाथों से बोवाना, फिर अंकुरण का अवलोकन करना और उनका चित्र भी बनाना। पूरी गतिविधि को जब बच्चे करेंगे पूरी गतिविधि को तो ज़्यादा सीखेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि ये जाबकि नहीं जबकि ये साथियों, दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत पूछा जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं मीरा। तो मीरा क्या खा रही है साथियों? मीरा खा रही है समोसे, कटलेट और डबल रोटी, ठीक है। यानी कि तला भुना जब वो खाएगी तो मोटापा आएगा। क्या आएगा? मीरा को तो मोटापा आ जाएगा, मीरा को मोटापा, ठीक है।
अब बात करते हैं दिव्या की। अब दिव्या क्या कर रही है? दिव्या ऐसा भोजन कर रही है जिसमें लौह तत्व की क्या है? कमी है। और लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा होता है साथियों? एनीमिया। तो उनको जो बीमारी होंगी वो होंगी मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोटापा और एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि नींबू सादा पानी में डूब जाता है और नमकीन पानी में तैरता रहता है? ऐसा इसलिए होता है साथियों क्योंकि जो नमकीन पानी का घनत्व है ना, वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए वो गाढ़ा होता है और नींबू उसमें आसानी से तैरता रहता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि यानी कि पके हुए चावल या कोई भी खाद्य सामग्री जब हम फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो परिरक्षित होती है, सुरक्षित बनी रहती है लंबे समय तक। ऐसा क्यों होता है, जो कि एक नॉर्मल रूम में नहीं रह सकती? ऑप्शंस देखते हैं साथियों। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, तो ये गलत है, रेफ्रिजरेटर में कोई रसायन नहीं होता। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ये साथियों बिल्कुल सही लग रहा है। कम तापमान जब रहता है, फ्रिज में ठंडा रहता है, तो रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि क्रियाशील नहीं होते, अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते और खाद्य सामग्री को खराब नहीं कर पाते। अगला ऑप्शन है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, नष्ट नहीं होते पूरी तरह, बस निष्क्रिय हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है, ये भी नहीं है साथियों। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? यानी कि मलेरिया की पहचान किसके द्वारा कर रहे हैं? ब्लड की जांच के द्वारा। तो हम क्या देखते हैं? तो साथियों मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से फैलता है। अब हम प्लाज्मोडियम देखेंगे कि हमारी आरबीसी में प्लाज्मोडियम है या नहीं है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी कौन सा? प्लाज्मोडियम को देखते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि मलेरिया है या नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। यानी कि पर्यावरण अध्ययन की क्लास ले रहे हैं और उसमें कविता और कहानी का समावेश कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है, क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऐसा नहीं है केवल कविता और कहानी बच्चों की ऊर्जा को पॉजिटिव वे में ले जाएं, ठीक है। अगला है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऐसा भी नहीं है साथियों, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कविता कहानी से हम उनको ज़बरदस्ती से बताएंगे तो हो सकता है और बोरियत हो जाए रोचक की जगह। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, ये सही है। तो साथियों पर्यावरण अध्ययन की क्लास में अगर कविता और कहानी का समावेश होता है तो स्थानीय एवं विश्व स्तर पर प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास होता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल इसमें सही होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ये बताना है बल मिला, किसने शुरुआत की ये नहीं। तो साथियों चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चरम पर पहुंच गया था। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, अब बताना है विटामिन कैसे पदार्थ हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। क्या विटामिन ऐसे हैं जो हमारे वजन में कमी करते हैं? तो ये तो गलत हो जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। विटामिन ऐसा नहीं है कि दवाई से लिए जाएं, फल सब्जियों से लिए जाते हैं, ठीक है। ACU का विकास कर हमें ताकतवर बनाते हैं, ऐसा भी नहीं है साथियों। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, बिल्कुल सही। हीनता जन्य का मतलब है कि विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो उन बीमारियों से बचने के लिए जो विटामिन है वो थोड़ी बहुत मात्रा में आवश्यक होती हैं, इसीलिए हम विटामिन लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय की गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों को और फर्श को लीप दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? कीटों को दूर रखने के लिए? नहीं, कीट दूर नहीं होते, गोबर में तो खुद कीट होते हैं, ठीक है। चिकना और साफ बनाने के लिए? बिल्कुल सही है, चिकना भी बनता है उससे और साफ भी बनता है।
खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, ये भी गलत है। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, ये भी गलत है। तो साथियों यहाँ ऑप्शन बी हमारा सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, यानी कि जैसे गेहूं है, बाजरा है, कोई भी चीज़ है, दाना और भूसा को अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो साथियों वो क्रिया है थ्रेशिंग। थ्रेशर मशीन भी आते हैं ना, थ्रेशर कटर, गांव में कई तरह की भाषा बोली जाती है। तो थ्रेशिंग से क्या होता है, दाने को और भूसे को अलग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है साथियों। यानी कि पहेलियाँ शामिल करने के 3 उद्देश्य हैं उत्तरों में से, एक नहीं है, वो चुनना है। ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ये तो बिल्कुल सही है साथियों। जब हम पहेलियाँ कोई सामने आती है तो अपने आप सोचने लग जाते हैं, ठीक है, सृजनात्मकता का विकास होता है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकसित करना, ये भी सही है। बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और इन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना, ये गलत है। तो साथियों पहेलियों के माध्यम से हम बच्चों के जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसे भ्रमित नहीं करते हैं, ठीक है, और ना ही भ्रम का आनंद लेने देते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। हमें गलत ऑप्शन को ही चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ईवीएस की क्लास में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को अगर शिक्षक महत्व देता है तो शिक्षक को क्या लाभ होता है, ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, ये भी गलत है। विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, ये साथियों हमारा सही होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, हमें विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराना है बच्चों को, तो क्या ऑप्शन सही रहेगा। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, बिल्कुल सही है साथियों, ये कर सकता है, ठीक है। आगे ऑप्शंस देख लेते हैं, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, ये गलत हो जाएगा, इससे पूरी जानकारी नहीं मिलेगी बच्चों को। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, ये भी सही है। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने भी दिखा सकता है, ये भी सही है। लेकिन बात है साथियों बेस्ट ऑप्शन की, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा इसमें सबसे अच्छा है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। मानचित्र पढ़ना है तो सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या आना चाहिए, कौन से कौशल तुम्हारे अंदर डेवलप होने चाहिए। तो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, बिल्कुल सही है साथियों, ये पता होना चाहिए हमें। ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, इसकी ज़रूरत नहीं है। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, इसकी भी जरूरत नहीं है। अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, इसकी भी जरूरत नहीं है। साथियों अगर हमें मानचित्र पढ़ने की आवश्यकता है तो उसके लिए स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों। हमें बताना है कि जो पाचन क्रिया है वो बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर सबसे ज़्यादा तेजी से होती है, ऐसा क्यों होता है। तो साथियों आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, बिल्कुल सही है, मंथन होता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, ये बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होता है जबकि बाहर क्षारीय होते हैं, ये तो गलत है। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा भी नहीं है। पाचक रस जब आमाशय के बाहर होते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन ए साथियों हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। रेलवे टिकट दिखा दी बच्चों को, अब बच्चों के अंदर क्या डेवलप होगा देखते हैं। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बिल्कुल सही है साथियों।
जब बच्चे खुद अपने हाथों से पकड़कर रेलवे टिकट को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उनको वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर मिलेगा और अवलोकन की कुशलता का भी विकास होगा। ठीक है। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, ये गलत है। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, ये भी गलत है। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, ये भी गलत है। हैं तो ये सारे काम, ये तो बताएगी टिकट, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनना है तो साथियों वो हमारा ए ही रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। साथियों ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, वो बताना है। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये तो उद्देश्य है साथियों, ये सही है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी सही है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, ये भी सही है। बिल्कुल तीनों विकल्प ही सही हैं। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये गलत है साथियों। जब हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि बच्चों पर शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डाल दिया जाए। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, बगुला मतलब इग्रेड पक्षी, बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है, बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। घास में कीट खाता तो भैंस की पीठ पर क्यों बैठता। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ये तो और भी गलत हो गया। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, तो आराम करने के लिए तो कोई भी जगह हो सकती है, भैंस की पीठ नहीं। भैंस की पीठ पर परजीवी कीटों को खाता है, ये बिल्कुल सही है साथियों। ये सिम्बोयसिस आपको पढ़नी पड़ेगी। सिम्बोयसिस का मतलब है सहजीविता। जब भैंस की पीठ पर बगुला बैठता है तो उसके कीड़ों को खाता है और भैंस को आराम मिलता है, तो दोनों को फायदा होता है। और जब दो जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और दोनों को लाभ होता है, तो उसे ही बोलते हैं सिम्बोयसिस या सहजीविता। तो साथियों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य निरूपित है। कौन सा उद्देश्य निरूपित है, ये बताना है। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल सही है साथियों। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का मतलब ही यही है, प्रमुख उद्देश्य यही है कि बच्चों का जो अनुभव है वो बाहरी दुनिया से जुड़ जाए और बाहरी दुनिया को बच्चे कोई भी नुकसान ना करें, स्पेशली प्रकृति को। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, ये गलत है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, ये भी गलत है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वथन यानी कि उबालना और बाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन और बाष्पीकरण में जो अंतर है, जो सही अंतर है साथियों, उसके विकल्प को चुनना है हमें। ठीक है, तो क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। क्वथन में जल की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों में अवस्थाएं लगभग एक जैसी होती हैं। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, ये बिल्कुल सही है साथियों। बाष्पीकरण धीरे धीरे नदियों से, झीलों से, तालाब से होता ही रहता है, लेकिन क्वथन एक स्पेशल टेम्परेचर पर ही जाके होता है। ठीक है, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि बाष्पीकरण से नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह कौन सा है, ओ है, और उसकी शादी किससे हो रही है, ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है, यानी कि पुरुष का रक्त समूह ओ है, महिला का ए है, दोनों शादी कर लेते हैं, तो जो पहला बच्चा होगा उसका रक्त समूह कौन सा होगा। तो साथियों ए या ओ दोनों के जो चांस होंगे वो 50-50% होंगे। वो भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो 50%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूटा तारा उल्का है। टूटा तारा क्या है साथियों, देखते हैं। एक समान गति से चलने वाला तारा, ये तो गलत है, एक समान गति से थोड़ी ना चलता है और चलता ही रहता हो। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, ये भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए दिखता है साथियों। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, ये भी गलत है। एक उल्काव है,
ठीक है, उल्काप तो होता है मीटियोर्स जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, बिल्कुल सही। एक उल्काप होता है साथियों जब पृथ्वी के वायुमंडल यानी कि मध्यमंडल में मीजोस्फीयर में जैसे ही आता है तो बहुत ठंडा होता है ना, मध्यमंडल सबसे ठंडा होता है, इसलिए वो आग पकड़ लेता है और ख़त्म हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण करने की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, ये तो होता है साथियों, प्रत्येक सप्ताह से कोई मतलब नहीं है कि प्रत्येक सप्ताह होना चाहिए। शिक्षक द्वारा सतत और अनसंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, बिल्कुल सही है। जो मूल्यांकन है साथियों, हमारा आकलन है वो सतत होता है, हमेशा चलता रहता है, तो ऐसा ही आकलन हमें करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं हों, खेल हो और उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, ये गलत हो जाएगा। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, इनसे भी साथियों पूरा मूल्यांकन किसी भी बच्चे का इवैल्यूएशन नहीं हो सकता। तो अगर हमें आकलन देखना है प्राथमिक स्तर पर तो वो सतत होना चाहिए, असंरचनात्मक तरीके से किया गया होना चाहिए और उसे ही हमें उसके अभिभावक को बताना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस क्लास का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।